गुड मॉर्निंग दोस्तों, मैं हूं शाहरुख और आप देख रहे हैं माइंडेड स्टडी 22। तो दोस्तों स्वागत है फिर से आप सबका आपके अपने चैनल माइंडेड स्टडी 22 में। तो दोस्तों जैसा कि आप सभी जानते हो, इससे पहले हमने बात की थी क्लास 9th की अर्थशास्त्र के चैप्टर 1 के पार्ट 1 पर, और अब हम बात करने जा रहे हैं चैप्टर 1 के पार्ट 2 पर। इस पार्ट में हम चैप्टर 1 को कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है। तो उस जो पहला वाला पार्ट था, पहला वाला पार्ट में हमने समझा था जो कि पालमपुर की जो कहानी थी उसको हमने बढ़िया से समझा कि आखिरकार जो क्लास 9th की अर्थशास्त्र में पालमपुर की बात कही जा रही थी उस किस उद्देश्य को लेकर कही जा रही थी, उस उद्देश्य को हमने समझा। साथ में उत्पादन के कारकों को हमने समझा कि उत्पादन के कारक कौन कौन से हैं, ठीक है, उनकी गतिविधियां क्या है, उनकी प्रक्रिया क्या है, उनको हमने आपको डिटेल से बताया था और बहुत बढ़िया रिजल्ट पार्ट 1 का रहा भी। तो अब हम बात करने जा रहे हैं पार्ट 2 में। तो पार्ट 2 में हम जानेंगे कि किसानों में जो भूमि का बंटवारा था वो किस तरीके से था, ठीक है। वहां पे क्या था, पालमपुर में दो तरह की क्रियाएं होती थी, एक कृषि क्रियाएं और एक गैर कृषि क्रियाएं। तो कृषि क्रियाओं के बारे में पार्ट 1 में डिस्कस किया था, तो बच गया था जो गैर कृषि क्रियाएं वाला पोर्शन, वो हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। देखिए यहाँ पे हमारे जो मेन टॉपिक्स है या जो मेन फैक्ट्स हैं उस चैप्टर के, वो ये है कि जो भूमि का जो बंटवारा था किसानों में वो किस तरीके से था, ठीक है। उसके बाद गैर कृषि क्रियाएं वो लोग कौन कौन सी करते थे पालमपुर के लोग, ठीक है, यहां तक। अब देखिए जो पहला जो हमारा फैक्ट है कि किसानों में भूमि का बंटवारा। किसानों में भूमि के बंटवारे की हम बात करें तो वहां पे जो किसानों की जो भूमि थी, वो वहां पे जो किसान थे छोटे भी होते थे, बड़े भी होते थे और मध्यम स्थिति के भी होते थे। अब देखिए जो भूमि का बंटवारा था, जो छोटे किसान थे, ठीक है, और मझोले किसान। अब ये मझोले किसान क्या है, मझोले वर्ड इसको समझिएगा। मझोले वर्ड का मतलब है यहाँ पे मध्य वर्ग के, यानी मध्यम स्थिति के किसान, ठीक है, मीडियम, ठीक है, समझ गए। और एक बड़े किसान। तो इन तीन किसानों के बारे में हम समझेंगे, भूमि का बंटवारा इनमें कैसे था। जो छोटे जो किसान थे, छोटे जो किसान थे, इनकी इनके पास जो भूमि थी वो 2 हेक्टेयर से कम थी। कितने थी, 2 हेक्टेयर से कम थी। अब ये हेक्टेयर क्या होता है, हेक्टेयर के बारे में मैंने आपको पार्ट 1 में कुछ खास नहीं बताया था। अब यहाँ पे देखिए हेक्टेयर क्या है कि एक भूमि मापने की एक इकाई होती है, ठीक है। अगर भूमि मापने की, जैसे कि हम ग्रामीण लेवल पर बात करें तो भूमि मापने की इकाई क्या होती है, बीघा होती है, बिस्सा होती है, ठीक है, और क्या होती है, और गुंठा भी कहीं कहीं पे होती है, ठीक है। तो ये सभी क्या है, ये भूमि मापने की इकाई है ग्रामीण लेवल पर। लेकिन आप हेक्टेयर क्या, ये भी एक भूमि मापने की इकाई है। और हेक्टेयर की बात हम करें तो 1 हेक्टेयर, जैसे कि मान लीजिए ये एक खेत है और इसकी जो ये चारों भुजाएं हैं, ठीक है, ये 100 मीटर की होगी, ये भी 100 मीटर की होगी, ठीक है, 100 मीटर की होगी और 100 मीटर की होगी। अब ये जो इतने आकार का जो खेत होगा जिसकी चारों भुजाएं एक समान होंगी, यानी 100 मीटर के बराबर होंगी, 100 मीटर के वर्ग के आकार का जो खेत होगा वो क्या हो जाएगा, वो 1 हेक्टेयर हो जाएगा। समझ गए हेक्टेयर का मतलब क्या है। तो अब जो 2 हेक्टेयर, जिनके पास 2 हेक्टेयर से कम भूमि थी, वो कौन सी स्थिति में आ रहे थे, वो आ रहे थे छोटो किसाने वाली जो वर्ग था उसमें आ रहे थे, ठीक है। अब जो 2 हेक्टेयर से जिनके पास ज्यादा भूमि थी, 2 हेक्टेयर से जिनके पास ज्यादा भूमि थी, वो किस में आ रहे थे, वो मझोले किसान थे, यानी मीडियम साइज के किसान थे, मध्यम वर्ग में आने वाले किसान थे। और एक थे बड़े किसान जिनके पास 10 हेक्टेयर से अधिक भूमि थी, 10 हेक्टेयर या 10 हेक्टेयर से अधिक भूमि थी, हेक्टेयर से अधिक भूमि थी। अब जो ये किसान थे इनमें इस तरीके से भूमि का बंटवारा था। अब देखिए यहाँ पे ये तो हो गई क्या थी, जो भूमि का बंटवारा था, यानी जिसके पास जितनी भूमि है वो किस कंडीशन में आ रहा है या किस वर्ग में आ रहा है किसान। उसके बाद आप देखिए यहाँ पे कि जो ये किसान थे, छोटे किसान, बड़े किसान और मझोले किसान, यानी मध्यम स्थिति के किसान। अब इसके बाद की बात समझिएगा, यानी जो पालमपुर जो गांव था, पालमपुर जो गांव था वहां पे जो कुल परिवार थे उस गांव के अंदर कितने थे, 450 थे, यानी 450 थे। अब जो ये 450 परिवार थे पालमपुर गांव में, उनमें से कितने थे, 150 परिवार ऐसे थे जो बिल्कुल भूमिहीन थे, जिनके पास भूमि थी ही नहीं। अब जिनके पास भूमि थी ही नहीं, जो भूमिहीन थे, तो वो क्या हो गए, वो तो किसानों की श्रेणी में आ ही नहीं रहे, क्योंकि उनके पास तो भूमि है ही नहीं। तो वो जो थे 150 जो किसान थे, ठीक है, सॉरी किसान हम उनको नहीं कह सकते क्योंकि उनके पास भूमि नहीं थी, वो दलित वर्ग से थे। किससे थे, वो दलित वर्ग से थे,
ये बिल्कुल भूमिहीन थे। ठीक है, अब 150 परिवार हो गए। टोटल परिवार कितने थे? 450, 150 परिवार ये हो गए। और 240 परिवार ऐसे थे जिनके पास 2 हेक्टेयर से कम भूमि थी, यानी वो छोटे किसान थे। 240 कितने थे? छोटे किसान थे। इसके बाद जो 60 बचे, वो 60 किसान कौन से वर्ग के अंतर्गत आ रहे थे? वो मझोले किसान और बड़े किसान थे। ठीक है, अब इन 60 में से कुछ किसान तो बड़े किसान थे, यानी बड़े किसान थे जिनके पास 10 हेक्टेयर या 10 हेक्टेयर से अधिक भूमि थी। और कुछ किसान ऐसे थे 60 में से जिनके पास क्या थी? जो मझोले किसान थे, यानी जिनके पास 2 हेक्टेयर से अधिक भूमि थी। ठीक है, अब यहां तक आप समझ गो। अब इसको उत्पादन से रिलेट करो। अब ये जो बताया है मैंने, एक तरीके से ये कहानी का सार है, लेकिन इस सार से आपको समझना है उत्पादन से संबंधित, यही इसका मेन उद्देश्य था इस चैप्टर का। तो आप उत्पादन से संबंधित आप इसको कैसे समझ सकते हो, ये देखिएगा। अब देखिए, जो भूमिहीन जो किसान थे, ठीक है, उत्पादन करने की जो 3 महत्वपूर्ण कारक है वो कौन कौन से है? सबसे पहले हो गई भूमि, उसके बाद हो गई क्या? उसके बाद हो गई श्रम, उसके बाद हो गई क्या? उसके बाद क्या है? पूंजी। तो अब इन तीनों को आप इससे रिलेट करिए, यानी ये लोग क्या कर रहे हैं? किसान क्या कर रहे हैं? खेती के द्वारा उत्पादन ही तो करते हैं। और उत्पादन करने के लिए उन्होंने क्या किया? जो बिल्कुल भूमिहीन थे, उन भूमिहीन लोगों को उन्होंने सहारा बनाया। किसका? श्रमिक का। वो लोग श्रमिक के रूप में खेतों में काम करते हैं। ठीक है, अब इनके पास पूंजी भी नहीं है। ठीक है, तो पूंजी प्राप्त करने के लिए क्या कर रहे हैं? ये बड़े किसानों के खेतों में कार्य करते हैं, तब वहां से ये कुछ पूंजी एकत्रित करते हैं। और इनका जो कार्यभार है वो ऐसे ही चलता रहता है, क्योंकि इनकी जो कंडीशन है वो बहुत ज्यादा खराब है। ठीक है, यहाँ पे ये जो भूमिहीन किसान थे, ये क्या करते हैं? श्रमिक के रूप में काम करते हैं। अब जिनके पास पहले से ही भूमि है, जो पहला जो हमारा फैक्ट था उत्पादन के कारक यानी भूमि, भूमि तो जिनके पास है, यानी छोटे किसानों के पास भी है, मझोले किसानों के पास भी है, बड़े किसानों के पास भी है। तो भूमि की जो आवश्यकता है वो कंप्लीट हो चुकी है उत्पादन का जो पहला कारक है। जो सेकंड कारक है वो क्या है? सेकंड कारक है श्रम। अब बहुत से किसान ऐसे होते हैं कि जो कि अपनी खेतों में स्वयं ही श्रमिक के रूप में काम करते हैं। अब वो कैसे होते हैं? मान लीजिए जिनके पास भूमि ज्यादा भी नहीं है, कम भी नहीं है, मीडियम स्थिति है, ठीक है, मध्यम वर्ग के वो किसान है, तो वो लोग क्या करते हैं? मतलब श्रमिक नहीं रखते हैं, वो खुद ही अपने परिवार के लोगों से क्या करते हैं? खेती करवाते हैं। और वो खुद ही श्रमिक के रूप में भी कार्य करते हैं स्वयं ही अपने खेत में। ठीक है, तो ये भी स्थिति होती है। छोटे किसान है, ये भी इसी तरीके से करते हैं। लेकिन जो ये बड़े किसान है, ये क्या करते हैं? इनको श्रमिकों की जरूरत होती है। और श्रमिक के रूप में किन लोगों को रखते हैं? जो कि ये जो भूमिहीन है, इन भूमिहीन लोगों को ये रखते हैं। तो श्रमिक जो वाली आवश्यकता है, यानी जो दूसरी आवश्यकता है, वो भी कंप्लीट हो गई। अब यहाँ पर आ रही है जो उत्पादन करने का जो तीसरा कारक था वो क्या था? वो था पूंजी। पूंजी में क्या क्या था? भौतिक पूंजी, कार्यशील पूंजी, स्थायी पूंजी, मानव पूंजी। ये मैंने सब आपको बता दिया था पार्ट 1 में, सब जानते हो आप। अब जो ये पूंजी वाली जो कंडीशन थी पालमपुर के गांव के लोगों की, वो क्या थी कि मान लीजिए जो मीडियम वर्ग के जो किसान थे और छोटे जो किसान थे, इनके पास कुछ खास पूंजी नहीं होती थी। ठीक है, या फिर एक तरीके से जो छोटे किसान थे इनको पूंजी उधार लेनी पड़ती थी। अब क्या है भाई, आधुनिक कृषि विधियां आई। ठीक है, आधुनिक कृषि विधियां आई 1960 के अंतिम दशक में। उन्होंने क्या हुए, उनसे जो वो रासायनिक उर्वरक लेकर आई, ठीक है, HYV के बीज लेकर आई। और उन बीजों को लाने के लिए, अधिक उत्पादन बढ़ाने के लिए पूंजी तो खरीदनी पड़े, पूंजी तो खर्च करनी पड़ेगी, इन्वेस्टमेंट तो होगा। और इन्वेस्टमेंट होने के लिए पूंजी आपके पास होनी चाहिए। तो पूंजी इन पे इतनी मात्रा में थी नहीं। ठीक है, तो ये फिर क्या करते हैं? ये छोटे किसान क्या करते हैं? मझोले किसानों से या फिर बड़े किसानों से क्या करते हैं? उधार लेते हैं, ऋण के रूप में, ब्याज के रूप में, उसका ब्याज एक कुछ % देते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से पूंजी वाली जो आवश्यकता थी इसको पूरा करते हैं, तब जाके उत्पादन कर पाते हैं। तो यहां तक जो ये वाला जो भूमि का बंटवारा था, किस तरह था, कितना था, पालमपुर के लोगों को किस तरीके से उत्पादन करते थे। और ये पालमपुर जो गांव है, ये काल्पनिक गांव है। ठीक है, यदि आप सेम इसी कंडीशन को अपने गांव से रिलेट करते हुए चलोगे तो भी यही कंडीशन मिलेगी, क्योंकि सभी गांव की सेम कंडीशन होती है अगर आप खेती का आधार पर देखोगे तो। ठीक है, ज्यादातर इसी तरह की सेम कंडीशन आपको देखने को मिलती है। अब यहाँ पे जो ये पहला वाला फैक्ट है, आशा करता हूं कि ये तो आपके बढ़िया तरीके से समझ में आ गया होगा। अब हम बात करते हैं गैर कृषि क्रियाएं। अब तक जो हमने देखा पालमपुर की गांव की स्थिति में, वो क्या देखा था? भूमि का बंटवारा यानी कृषि क्रियाएं। कृषि क्रियाओं के बारे में, उत्पादन के बारे में बढ़िया तक जितने भी कॉन्सेप्ट है वो आपके क्लियर हो चुके हैं। यदि अभी भी कोई डाउट है तो कमेंट कीजिए फटाफट, आपको तुरंत आंसर मिलेगा। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं गैर कृषि क्रियाओं पर। गैर कृषि क्रियाएं क्या है?
कि देखिए वो लोग कुछ ऐसे लोग थे, देखिए 100% में से हम बात करें तो 75% लोग किस में जुटे हुए थे, कृषि क्रियाओं में जुटे हुए थे। लेकिन जो ये 25% लोग बच रहे हैं, ये 25% लोग पालमपुर के क्या करते थे, ये गैर कृषि क्रियाओं में जुटे हुए थे। जैसे कि गैर कृषि क्रियाएं मतलब जैसे कि शीतलन केंद्र हो गया, लघु स्तरीय विनिर्माण हो गया, दुकानदार हो गए, परिवहन से संबंधित हो गए, मतलब जो लोग कृषि नहीं कर रहे हैं, ठीक है, जो लोग कृषि क्रियाएं नहीं कर रहे हैं, बाकी के लोग जो लोग कृषि क्रियाएं नहीं कर रहे हैं वो लोग किसके अंतर्गत आएंगे, गैर कृषि क्रियाएं के अंतर्गत। अब देखिए जैसे कि शीतलन केंद्र, अब ये शीतलन केंद्र क्या होता है, ठीक है, हिंदी में थोड़ा वर्ड्स कठिन होते हैं, तो अगर आप इसको अंग्रेजी में देखिएगा कि डेयरी इसको बोलते हैं। अब आपको सब समझ गए होंगे डेयरी क्या होता है, कि यहाँ पे दूध को लाया जाता है, दूध को एकत्रित करके पनीर वगैरह वगैरह ये सब बनाया जाता है, दूध से जो कुछ भी बनाया जा सकता है, मक्खन पनीर ये सब, और इसको मतलब बड़े बड़े कस्बों में पहुंचाया जाता है शीतलन केंद्र से। और यहाँ जो ये शीतलन केंद्र होता है, यहाँ पे ग्रामीण लोग अपने दूध को लाकर क्या करते हैं, बेच देते हैं, ठीक है, यानी डेयरी है। उसके बाद लघु स्तरीय विनिर्माण, लघु स्तरीय विनिर्माण मतलब छोटे छोटे ऐसे उद्योग जो घर के अंदर किए जाते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे अक्सर क्या करती है महिलाएं, घर के अंदर ही बहुत सारे वो काम करती है, जैसे कि चटाई बनाना, कपड़े सिलना, और भी बहुत छोटे मोटे कार्य होते हैं। लेकिन पालमपुर में क्या हुआ था, लघु स्तरीय विनिर्माण की हम बात करें, जो कि एनसीईआरटी कह रहा है कि वहां पे उन लोगों ने, वो लोग क्या करते थे, खेती करते थे, ठीक है, तो खेती करने के लिए गन्ना की खेती करते थे। तो गन्ना की खेती करने के लिए वो छोटी छोटी मशीनों का उन्होंने यूज किया, और उन गन्ना को, गन्ना से धीरे धीरे गुड़ बनाने लगे, उस गुड़ को रायगंज के पास बेचने लगे, ठीक है। तो इस तरीके से वहां के जो लघु स्तरीय उद्योग थे, वहां पे कंप्यूटर केंद्र भी खोले थे, ठीक है, वहां पे लोग आ रहे थे, शिक्षा प्रदान कर रहे थे, ठीक है, और दे भी रहे थे। तो इस तरीके से उन लोगों ने स्वयं ने भी अपने अपने लघु स्तरीय विनिर्माण स्टार्ट किए थे। मतलब ये कुछ लोग ऐसे जुड़े हुए थे 25% में से। कुछ लोग दुकानदार थे जो कि कस्बे से लाते थे सामान इकट्ठा एकत्रित कर, यानी बहुत बड़ी मात्रा में सामान लाते हैं, फिर उसी सामान को अकॉर्डिंग टू गांव, यानी गांव के अनुसार बांट देते हैं, मतलब बेचते हैं। जैसे कि गांव को किसी भी छोटी चीज की जरूरत होती है तो वो गांव के अंदर बेचते हैं, ये दुकानदार होते हैं, सभी में होते हैं, सभी गांवों में छोटे मोटे दुकानदार आपको देखने को मिल ही जाते हैं। वे क्या करते हैं, जैसे कि बिस्किट, चीनी और भी छोटी छोटी चीजें वहां पे प्रदान कराते हैं गांव वालों को भी। परिवहन थे, वहां पे क्या थे कि परिवहन की एक प्रक्रिया थी, वहां पे लोग जो लोगों का आना जाना होता गया धीरे धीरे, जैसे कि अब उत्पादन बढ़ने लगा तो लोगों की आवश्यकताएं बढ़ने लगी, परिवहनों का ज्यादा यूज होने लगा, ज्यादा यूज होने लगा तो लोग क्या करने लगे, अपने अपने परिवहन स्टार्ट करने लगे, या फिर परिवहन किराए पर चलाने लगे। जिस तरीके से आप देखते हो कि लोग सवारी के रूप में या फिर सामान को ले जाने ला जाने के रूप में क्या करते हैं, काम करते हैं, ठीक है। इसी तरीके से परिवहन के आधार पर भी इस तरह की क्रियाओं में जुटे हुए थे, वो सभी क्रियाएं आ रही थी गैर कृषि क्रियाओं के अंतर्गत। तो आशा करता हूं कि जो ये वाला चैप्टर था ये बिल्कुल कंप्लीट हो चुका है और आपके बढ़िया से समझ में भी आ गया होगा। यदि अभी भी कोई डाउट है तो फटाफट आप कमेंट कीजिए और कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, ताकि, और देखिए साथ ही साथ इसका क्या है कि जितना कुछ चैप्टर 1 है इसका जो नोट्स है वो भी हम आपको प्रोवाइड करा रहे हैं। नीचे इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक आपको मिल जाएगा, वहां से जाकर आप देख सकते हो। बहुत ही आसान भाषा में हमने नोट्स बनाए हैं, ताकि आपको यहां से वीडियो देखने के बाद तुरंत आप नोट्स से पढ़िए, ठीक है। नोट्स से पढ़ने के बाद एक बार आप बुक का रिवीजन कीजिए, यानी बुक से पढ़िए। मैं गारंटी ले रहा हूं 100%, अगर कोई भी ऐसा फैक्ट हो जो आपसे छूट जाए, ऐसा कोई फैक्ट नहीं रहने वाला है जो आपसे छूट जाए। सभी फैक्ट्स हम क्लियर करा रहे हैं, स्टेप बाय स्टेप हम चल रहे हैं, तभी हम एक चैप्टर को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं, ताकि आपको कोई भी परेशानी ना हो, कोई भी दिक्कत ना हो, ठीक है। तो दोस्तों अब यहाँ तक जो ये चैप्टर 1 नंबर 1 है, ये आपके बढ़िया तरीके से समझ में आ गया होगा। यदि अभी भी कोई डाउट है तो आप कमेंट कीजिएगा। तो दोस्तों यदि आप हमारे चैनल पर न्यू थे तो आप हमारे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए और पास में बेल आइकन वाली बटन को हिट कर दीजिए, ताकि आपके पास कोई भी वीडियो हम बनाए उसका नोटिफिकेशन तुरंत पहुंच जाए, ठीक है, और आप हमारी वीडियो स्टेप बाय स्टेप देख सको। तो दोस्तों मिलते हैं एक न्यू वीडियो में न्यू टॉपिक के साथ, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, बाय बाय।